हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है खंड शिक्षा अधिकारी का बीईओ का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चनों का हम विश्लेषण देखते हैं काफ़ी गहराई से। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपके और भी अनेक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यदि अभी आपने उन टेस्ट को नहीं हल किया है तो उनको भी हल कर लें। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो बनाए गए हैं इनका जो लेवल है, इससे ज़्यादा लेवल तो मेरे हिसाब से आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है पीसीएस का लेवल है। जो हम इसमें क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये पीसीएस लेवल से कम क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। तो ये भी है कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है इससे, जैसे अभी, तो देखिए अगर आप ये टफ वाले हल कर लेंगे तो जो इससे भी सिंपल आएंगे तो आप उनको तो हल ही कर लेंगे। जैसे अब एक इसमें कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें अनुच्छेद 21 के बारे में सारा कुछ लगभग काफ़ी कुछ जान जाएंगे। तो अगर कोई दूसरा इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप तो आसानी से कर ही लेंगे। तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी जो भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं वो आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें से आप नए हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको लगातार इस तरह से ये प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके इस अभियान में हमारा थोड़ा सा योगदान हो सके फ्रेंड्स। हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करने की। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। ऑप्शन है आपके पास, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, दूसरा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तीसरा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और चौथा है मृत्युदंड। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है ये बताना है हमें। तो इसमें से देखिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। अब जो ये है फ्रेंड्स, ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, है ना। मतलब राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं उसमें से ये वाला पॉइंट आता है कि राज्य ये एक ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेगा कि कार्यस्थलों पे महिलाओं का शोषण ना हो सके, बच्चों का शोषण ना हो सके। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आता है। तो ये अनुच्छेद 21 का मुद्दा नहीं है। अब अनुच्छेद 21 का मुद्दा जो है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते हैं मतलब जनरली, जब तक कि उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ही किसी व्यक्ति को अपने प्राणों से वंचित किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 21 कहता है। इसके साथ साथ में अनुच्छेद 21, अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसको चिकित्सकीय सहायता के लिए अधिकार देता है। दूसरी बात, यदि देखिए पानी की जो गुणवत्ता है, पानी हमें शुद्ध मिले, हवा हमें शुद्ध मिले, इसकी भी जो बातें की गई हैं वो अनुच्छेद 21 में इसको समाहित किया गया है। इसके बाद मृत्युदंड, देखिए जैसा कि हमने बात की कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सॉरी। अगला देखिए, प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तीसरा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, चौथा है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो देखिए इसमें से ये जो ऑप्शन है ये सी सही है इसका। अब इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है ऑप्शन में कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जैसे देखिए जब भी लोकसभा नई निर्वाचित होके आती है, जैसे कि अभी मान लीजिए 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ जब 2019 में, तो प्रोटेम स्पीकर बीरेंद्र नाम के एक कैंडिडेट थे, बीरेंद्र सिंह, तो उनको बनाया गया था। अब बीरेंद्र जी को बनाया गया तो वो किस हिसाब से बनाया गया, देखिए वो मध्य प्रदेश के थे और वो लोकसभा में इलेक्ट होके आए थे
और वो वरिष्ठतम थे, है ना, सारे लोगों में से वरिष्ठतम थे, तो उनको बनाया गया। अब प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, पहले इसको समझ लें थोड़ा सा। देखिए, जब भी नई निर्वाचित होकर लोकसभा आती है तो वहां पर पहली बैठक के लिए कोई अध्यक्ष तो नियुक्त नहीं होता है, ना कोई उपाध्यक्ष नियुक्त होता है। तब ऐसे में उनकी जो बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करे, ये एक प्रश्न उठता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि वो जो पैनल होता है पूरा, जो गठित जो लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं, उनमें से जो वरिष्ठतम होता है उसको वो क्या कर देता है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। तो जब वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है तो जिस प्रकार से वो स्पीकर या अध्यक्ष सारे काम करता है, मतलब कि सदस्य का बैठक जो है, बैठक की जो अध्यक्षता करता है, तो प्रोटेम स्पीकर भी पहली जो बैठक हुआ करती है उसकी अध्यक्षता करता है। और उसी अध्यक्षता के दौरान उसी समय फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव कर लिया जाता है। तो ये होता है अपना प्रोटेम स्पीकर। अगला देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। अब आप जानते हैं कि जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, तो उनमें से तीसरी अनुसूची में क्या है। ऑप्शन है संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब इसमें से देखिए कूट दिया है इन्होंने, और कूट के माध्यम से हमें हल करना है। पहले कूट में दिया है 1 2 3, दूसरे में 2 3 4, तीसरे में दिया है 1 2 4, और फिर दिया है 1 2 3 4। अब इसको देखिए थोड़ा सा समझते हैं। तो तीसरा देखिए जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 में संघ के मंत्रियों की शपथ की बात की गई है, हाँ की गई है। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी बात की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति की शपथ की बात है ये अनुसूची 3 में नहीं की गई है, उसको किया गया है अनुच्छेद 60 में स्पेशली, है ना। तो अनुच्छेद 60 में किया गया है, इसलिए ये उसमें नहीं किया गया। मतलब ये हुआ कि तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। अब सही नहीं है तो हम यहाँ पे कूट देख लें। तो देखिए 3 किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो गलत हो गए, तो ये सही हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का जो शपथ लेने की बात कही गई है वो अनुच्छेद 60 में है, ना कि अनुसूची 3 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं कितनी हैं, 5 हैं। अब क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण इनमें से कौन नहीं है, इसको समझते हैं। तो ऑप्शन देखिए अपने पास दिए हैं। पहली क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। तीसरा है यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। अगला है चौथा, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो हमें बताना है इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें से ये पहला ऑप्शन सही नहीं है, मतलब यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि पूछा था कि लक्षण कौन नहीं है। अब देखिए ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए संस्था नहीं है ये, क्योंकि देखिए जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था 1956 में, जिसके तहत राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजन की शक्ति दी गई, या फिर कहें कि राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, तो वो अनुच्छेद को ये जो पुनर्गठन अधिनियम था वो कौन सा था, 56 था। और इसी 56 के तहत 5 परिषदें बनाई गई थी, जिससे कि जो राज्य हैं उनके बीच में एक कोलैबोरेशन हो सके, है ना, उनके बीच में एक सहमति रह सके, इसके लिए वो बनाया गया था। तो ये एक संवैधानिक संस्था ना हो के एक विधिक संस्था है, एक विधि के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला देखिए, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। ये देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है।
ऑप्शन है आपके पास गरीब किसानों को, दूसरा है धनाढ्य किसानों को, तीसरा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं हैं, अगला उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। इसका देखिए फ्रेंड्स उत्तर है तीसरा, उन किसानों को जिनके पास कुछ संसाधन हैं परंतु वो धनाढ्य नहीं है। अब कैसे? इस शब्द को देखिए, बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति, मतलब कि ऐसा पूंजीपति जिसके पास इतनी शक्ति है कि जो बैलों को रख सकता है, एक जोड़ी बैल, परंतु उसके पास में ज़्यादा संपत्ति नहीं है, तो ऐसा जो पूंजीपति है, ऐसा जो कैपिटलिस्ट है, उसको कहते हैं बैल पूंजीपति। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये तीसरा ऑप्शन इसकी रिलेवेंट लगता है कि उन किसानों को जिनके पास कुछ संसाधन हैं, मतलब कि उनके पास बैल हैं एक प्रकार से, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है, तो ये होगा बुलक कैपिटलिस्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारक बता रहा है उसमें भारत का अपना एक संविधान है। ऑप्शन में देखिए है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या मतलब सही व्याख्या है, या फिर दूसरे में कहेगा आर ए दोनों सही है, आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, फिर ए सही है आर गलत है, आर गलत है ए सही है, इस तरह से नीचे इसमें से और इसके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ ये बात तो सही है, भारत का अपना एक संविधान है, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन क्या जो ये कारण है ये इसको डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जो देश लोकतांत्रिक ना हो उसके यहाँ भी संविधान हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो भारत में संविधान है, यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसमें संविधान नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एक ये उसका एक गुण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तभी इसका संविधान है। अगर लोकतांत्रिक ना होता तब भी संविधान हो सकता था, क्योंकि जैसे जो रजवाड़े होते थे उनका भी तो अपना एक संविधान होता था। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब जैसे इसी में बात करें, और जैसे कि चाइना है, हम चाइना को लोकतांत्रिक देश थोड़े ना कह सकते हैं, लेकिन उसका भी तो अपना संविधान है ना। तो ऐसी हम चीजें इसको समझ सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। ऑप्शन है INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ संयंत्र मुकदमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जब औपनिवेशिक समय था तब की बात है। तो एक फ्रेंड्स मेरठ संयंत्र मुकदमा हुआ था। मेरठ संयंत्र मुकदमे में क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ के किसान लोग थे और जो किसानों के छोटे छोटे नेता थे, उन सबको बहुत तेजी से उत्पीड़न किया गया था फ्रेंड्स इस षड्यंत्र के माध्यम से। तो इसकी जो मतलब आलोचना थी वो सिर्फ भारतीयों ने नहीं बल्कि बहुत सारे वेस्टर्न लोगों ने भी की थी और बहुत बुद्धिजीवियों ने भी की थी, जिनमें से देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन थे, है ना, एच.जी. वेल्स थे, हेराल्ड लास्की थे। तो ये सारे लोगों ने इसकी आलोचना की थी क्योंकि इनको प्रताड़ित किया गया था हमारे इधर किसानों को उस समय मेरठ संयंत्र मुकदमे के थ्रू। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले में, अब देखिए विचार करना है हमें, दो कथन दिए गए हैं इनमें से, है ना। पहला है पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब देखिए इनमें से कथनों में क्या है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या फिर एक भी नहीं सही है, ना एक सही है ना दो सही है, ये बताना है। तो अब इसको देखिए समझिए आप। पश्चिमी गोदावरी जिले में
गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और विहार ग्रह चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब गोदावरी जो नदी है, आप अगर समझें तो गोदावरी नदी पश्चिम में कहाँ से निकल रही है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आप अगर जाएं तो वहाँ पर आपको जो बौद्ध हैं, जैन हैं और यहाँ तक कि जो मतलब वैष्णव धर्म कहें या फिर हिंदू धर्म कहें, इन सब के लिए बहुत गुफाएं मिलती हैं, है ना। जिसमें से जो इधर आपको गुफाएं मिलती हैं, उन गुफाओं में काट काट के चित्र बनाए गए हैं। जो काट काट के यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं फ्रेंड्स, वो चट्टानों के काट के चित्र बनाए गए हैं, चैत्य और विहार बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जो गुफाएं हैं, तो उन गुफाओं में काट के चित्र बनाए गए हैं और चैत्य और विहार बनाए गए हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। फिर देखिए, आप पूर्वी दक्कन की बात करें तो पूर्वी दक्कन में भी अगर आप जाते हैं तो जो अपना ये विहार वाला क्षेत्र है, जहाँ पे अशोक ने और अशोक के पौत्र ने गुफाएं बनवाई थी, और उन गुफाओं में जैसे कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी, ये सारी जो गुफाएं थी, तो उनको भी उन्होंने क्या किया कि काट काट के बनाया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अजंता मतलब यहाँ पर कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी और यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं, मतलब कि गोदावरी वाले क्षेत्र में अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये जो गुफाएं हैं ये काट काट के बनाई गई थी। और यहाँ पर अगर पूर्वी भाग में देखें तब भी यहाँ पे चट्टानों को काट काट के कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सही हैं। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है, देखिए चैत्य और विहार। ये चैत्य और विहार क्या होते हैं? देखिए, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, तो इस प्रकार से वैसे ये ऑप्शन को अगर देखें तो ये दोनों सही है ना। अब चैत्य और विहार को समझते हैं। तो देखिए, चैत्य और विहार में डिफरेंस क्या होता है कि जो बौद्ध होते हैं, तो बौद्धों के रहने के लिए विहार बनाए जाते हैं, और उनके लिए तो ये रहने के लिए हैं। और जो चैत्य जो होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं पूजा ग्रह, है ना। तो चैत्य पूजा घर होते हैं और विहार जो होते हैं उनके रहने के लिए बनाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः जैसे जब वो चौमास का महीना रहता था, बरसात वाला सीजन रहता था, तब वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। अगला देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, जो जौनपुर राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो फ्रेंड्स, जौनपुर का जो आखिरी शासक था वो कौन था? हुसैन शाह था। हुसैन शाह के बाद में क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अगर हम 1500 के लगभग की बात करें, ये 1505 तक, तो इस वास्तव में ये 1505 तक ही हुसैन शाह रहा था। हुसैन शाह को हुसैन शाह सरकी भी कहते हैं, उसका जो पूरा नाम है। फिर इसके बाद में जो लोदी शासक थे, बहलोल लोदी, और ये इन्होंने क्या किया था कि इस क्षेत्र को, जौनपुर को जीत लिया था, और दिल्ली सल्तनत कहें कि दिल्ली सल्तनत वाले काल में इसको क्या किया, मर्ज कर लिया था। तो हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अगला देखिए, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की थी? ऑप्शन है फादर मनुक्की, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, तीसरा है निकोलो मनुक्की, और चौथा है फ्रक्सवायस बर्नियर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फ्रांसिस्को पल्सर्ट है, इसने यात्रा की थी फ्रेंड्स उस समय, कहाँ? जहांगीर, और ये काफ़ी समय तक आगरा में रहा भी था, तो उसने यात्रा की थी। अगला देखिए, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। कब तक प्रवृत्त रहेगा? ऑप्शन देखिए, 6 मास से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित काल तक। तो देखिए, जो राज्यसभा होती है वो जो अगर देश के हित में कुछ कानून बनाने का उसको अधिकार होता है, तो अगर वो उसके तहत किसी राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाती है संसद, इसके कहने पर, राज्यसभा के कहने पर,
तो वो जो कानून होता है फ्रेंड्स, वो कानून 1 साल तक लागू रहता है। हालांकि इसको बार बार रिन्यू करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये है कि अगर राज्यसभा के कहने पर अगर राज्य सूची में निहित कोई विषय पर अगर कानून बनाया जाता है और संसद द्वारा अगर वो कानून बनाया जाता है तो वो 1 साल तक एक्टिव रहता है। इसके बाद उसको अगर फिर से आगे बनाए रखना है तो पुनः उसको पास कराना होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, देखिए, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, मतलब कि जो कुछ लोगों ने युद्ध किया है और उनमें से यहाँ का जो गवर्नर रहा है वो कौन रहा है ये बताना है। तो हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, बंगाल नेपाल युद्ध, इसके बाद लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और चौथा दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इनमें से फ्रेंड्स ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे लास्ट वाला देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय बंगाल आंग्ल मराठा युद्ध, तो फ्रेंड्स ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये बहुत भयंकर युद्ध था और ये हेस्टिंग के समय में हुआ था, है ना। इस समय कौन था? हेस्टिंग था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए, जो हेक्टर मुनरो है उसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग है तो इसने भी, लॉर्ड हेस्टिंग ने देखिए नेपाली युद्ध में भी भाग लिया। बेलेजली ने इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया और हेस्टिंग ने ही युद्ध यहाँ तीसरे युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मतलब कि कथन है यहाँ पर, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अब देखिए, कथन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। नहीं, व्यापार संतुलन अनुकूल भारत का नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई वो तो हमारे यहाँ से तो पूरा शोषण ही किए जा रहे थे, तो अनुकूलित कहाँ था? तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये बात सही है। धन की निकासी जो यहाँ से ड्रेन थ्योरी की बात जो है वो इसलिए था क्योंकि वो क्या करते थे कि हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उसको वहाँ से फिनिश गुड्स करके, मतलब उसको बना के सही से फिर यहीं पर बेच देते थे। तो धन निकासी का जो स्वरूप था अप्रतिफलित निर्यात, हम जो निर्यात करते थे उसका कोई विशेष हमारे लिए फल तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही कम था। तो इस प्रकार से इन कूटों में अगर देखेंगे तो ए गलत है और आर सही है, मतलब कि ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का मतलब प्रचलित आधार था? ऑप्शन है कनकूट, हल्की संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी। तो यहाँ पर देखिए जब्त की बात फ्रेंड्स। तो जब्त एक ऐसी मतलब पद्धति थी, प्रणाली थी कि उस समय अकबर के समय में इसको प्रचलित किया गया था, ये इसको लागू किया गया था। आपने नाम सुना होगा टोडरमल का। तो टोडरमल कौन था? ये जो अकबर था, अकबर के 7 जो रत्न थे उनमें से टोडरमल एक था और ये बहुत, मतलब इसको आर्थिकी का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। तो इसने क्या किया था कि खेतों की पैमाइश कराई थी, उनका मापन कराया था, उसमें ये देखा था कि इस किस किस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और उसके हिसाब से टोडरमल ने टैक्स जो है वो निर्धारित किया था। तो इसी प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा गया था। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और एक सूची में क्या दिया गया है कि तीर्थंकर दिए गए हैं और दूसरी सूची में दिया गया है प्रतिमा लक्षण, मतलब कि उनके चिन्ह ये दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पर तीर्थंकर हैं जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। तो देखिए आदिनाथ और दूसरा दिया है मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ और इसके बाद अगर इधर जाएं तो वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश। तो ये इनके वो दिए हैं, लक्षण दिए हैं, ये चिन्ह दिए हैं और एक तरफ इनके नाम दिए हैं। अब इसमें से देखते हैं,
तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जो आदिनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स बैल, ठीक है, वृषभ। इसके बाद अगर आप जाएं यहाँ पे मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ का क्या था, कलश था। इसके बाद पार्श्वनाथ का क्या था फ्रेंड्स, सर्प था। और यहाँ पे संभवनाथ का अगर आप जाएं बात करें तो अश्व था। तो इस प्रकार से आदिनाथ का चिन्ह क्या था, वृषभ था, ठीक है। मल्लीनाथ का क्या था, जल कलश था। पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प। और यहाँ पर संभवनाथ का क्या है, अश्व। अगर हम महावीर जैन की बात करें तो उनका क्या था, उनका था फ्रेंड्स शेर। तो इस प्रकार से ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं और ये इनको हमने मिलान किया इस प्रकार से। अगला देखिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है अधन्य, है ना, क्या आता है, अधन्य। तो अधन्य का क्या अर्थ है, ऑप्शन है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए। तो अधन्य का मतलब था गाय के लिए और अधन्य का मतलब था कि ना मारे जाने योग्य। तो अधन्य किसके लिए कहते थे, गाय के लिए कहते थे। अगला देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जबकि हम कह सकते हैं कि जब बौद्ध थे तो उस समय अपना जो क्षेत्र है वो पूरा 16 महाजनपदों में बटा था, है ना। तो जो 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में से जो मत्स्य जनपद था, मत्स्य महाजनपद, ये कहाँ पे था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो फ्रेंड्स ये था राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देखिए, लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर आप जानते हैं कि लाल सागर जो है ये अपने जो अरब क्षेत्र है वहाँ पर है। और ये क्या करता है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा तेल के लिए भी ये है और इसमें से जो आयात निर्यात है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये लाल सागर जो है, तो लाल सागर ये किस चीज़ का उदाहरण है, ऑप्शन है ज्वालामुखी घाटी का, अपर्दित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का, यू आकार की घाटी का। तो ये अक्षीय द्रोणी जो है फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो लाल सागर है वो अक्षीय द्रोणी का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। तो तीसरे के हिसाब से हम यहाँ पर देखिए कूटों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कूट सही की बात कर रहा था, तो देखिए अब इन सभी से गुजरती है, ये गलत हो गया। इसके बाद में देखिए तीसरा से चूंकि नहीं गुजरती है, तो तीसरा ये दिया है तो ये भी गलत हो गया, तीसरा इसमें ये दिया है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ एक मैप लगाया था, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, वैसे तो ये 8 राज्यों से देखिए गुजरती है और आप जानते हैं कि ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर आप इधर से जाएं और आप इधर देखें, ये तो ये है, देखिए ये लाइन, ये तो ये लाइन पूरी क्या है कि हमें बताती है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया, यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ पर जाएंगे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ जाएंगे छत्तीसगढ़ हो गया, और अगर इधर जाएंगे तो हमें झारखंड मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, और यहाँ जाएंगे आप तो त्रिपुरा, और यहाँ पर आपको ये मिजोरम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये इन क्षेत्रों से गुजरता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यूपी कहीं पे नहीं आया, तो यूपी से ये नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम छांटना है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सेट करना है। ऑप्शन है देखिए, खासी, गारो, नागा, जयंतिया। दूसरा है नागा, जयंतिया, खासी, गारो। तीसरा है गारो, खासी, जयंतिया, नागा। और चौथा है जयंतिया, नागा, गारो और खासी। अब यहाँ पर देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कैसे, गारो, खासी, जयंतिया और नागा। देखिए इसको भी मैं आपको इस मैप में ही दिखा देता हूँ। आप अगर देखिए यहाँ पर जाएंगे, काठमांडू, ये मेघालय में,
ये देखिए, ठीक है। अगर आप मेघालय में फ्रेंड्स जाते हैं तो देखिए ये मेघालय वाला क्षेत्र है। अब मेघालय में देखिए ये है गारो पहाड़ियाँ, ये है खासी पहाड़ियाँ, ये है जयंतिया पहाड़ियाँ, और जो नागा है वो नागालैंड में, तो नागालैंड इधर है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर इनके क्रम है ना, तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया और यहाँ पे नागा। तो इस प्रकार से ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम है, जो कि हम यहाँ पर इसको इंडिकेट करके बता सकते हैं, और तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। और अब देखिए इधर पर ऑप्शन है इडुक्की, तापीय ग्रह, ये गलत है फ्रेंड्स, पहला ही। क्यों? इडुक्की जो है वो तापीय ग्रह नहीं है, ये मतलब एक वाटर से बनने वाली बिजली का वो है, तो ये तापीय ग्रह नहीं है, तो इसलिए तो एक तो गलत हो गया। तो वैसे इसके हिसाब से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगला, देखिए ये सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, हाँ ये है। घाट प्रभा क्या है? ये भी सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ है। और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, हाँ है। तो 2, 3, 4 सही है, ठीक है। पहला इसका गलत है, 2, 3, 4 के हिसाब से अपना ये पहला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखिए, ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कहवा जो है वो कहाँ पे उत्पादित होता है? कॉफी, ये कहवा ब्राजील में होता है। और ब्राजील में इसके बागानों को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है स्टेट स्टेंसियाज, कलखोजेस और फजेंडा। तो फ्रेंड्स इनको क्या कहते हैं? वहाँ पे फजेंडा कहते हैं। और यहाँ पर एक सेंटोस बंदरगाह मिलेगा आपको, अधिकांशतः एग्जाम में पूछता है कि सेंटोस बंदरगाह कहाँ है, तो सेंटोस बंदरगाह भी ब्राजील में है, तो ये वहाँ पर है। और ये कॉफ़ी के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला देखिए, एक उसमें से हमें कॉलम में दिया गया है कंट्री, और दूसरे कॉलम में दिया गया है उसकी राजधानी, कैपिटल, और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। देखिए गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, ताइवान की राजधानी ताइपे, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव्स की मालाबो, कौन सी सही नहीं है? देखिए ये मालदीव की मलाबो नहीं है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गलत है, बाकी ये सही है 3, मतलब कि गिनी बिसाऊ की बिसाऊ है, ताइवान की ताइपे है, और निकारागुआ की मानागुआ राजधानी है। अगला देखिए, फिर से सूची दी है, एक सूची दूसरे सूची से हमें क्या करना है? मैच करना है। और एक तरफ दिया है क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है स्थानांतरित खेती। मतलब कि आप जानते हैं कि स्थानांतरित खेती क्या होती है कि जब मतलब जंगल को साफ करके और उसको जला के खेती की जाती है, तो उसको हम मतलब स्थानांतरीय खेती कहते हैं। तो इसमें से क्षेत्र दिया है और किस क्षेत्र में उसका किस नाम से उसको जाना जाता है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट में इसको क्या कहते हैं? पश्चिम घाट में कहते हैं इसको फ्रेंड्स कुमारी, मतलब पश्चिम घाट में स्थानांतरित खेती का क्या नाम है? कुमारी। अगर और अब इधर देखें आप, इसका चौथा देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं? दाहिया कहते हैं। इसके बाद अगर आप जाएं उत्तर पूर्व क्षेत्र में तो इसको झूम कहते हैं। और यहाँ पर एक रह गया, देखिए दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? कहते हैं वाल तरे। तो झूम खेती या फिर स्थानांतरी जो खेती है, अगर इसको पश्चिम घाट में कहें तो कुमारी कहेंगे, अगर इसको दक्षिण पूर्व राजस्थान में कहेंगे तो वाल तरे कहेंगे, अगर उत्तर पूर्व में कहेंगे तो इसको झूम कहेंगे उत्तर पूर्व भारत में, और मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में इसको दाहिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये मार्क कर लेंगे। अगला देखिए, फिर से मतलब एक सूची एक तरफ की दी गई है, एल्यूमिनियम की कंपनी है फ्रेंड्स एक तरफ, और एक तरफ उनकी स्थिति है कि वो कंपनी कहाँ पर स्थित है। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें तो एक तरफ जैसे बाल्को है, हिंडाल्को है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है, नाल्को है, और दूसरी उनके स्थान दिए गए हैं हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट, रेणुकूट, ये उनके जगह दिए गए हैं। तो अगर हम बाल्को की बात करें तो बाल्को जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है? कोरापुट पे है। तो बाल्को किस में है? कोरापुट में है। हिंडाल्को, अगर हिंडाल्को को देखें तो वो है रेणुकूट में, मतलब इसका ये सही है।
इससे इसको इंडिकेट करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें इंडियन एल्यूमिनियम, तो इंडियन एल्यूमिनियम जो कंपनी है ये कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स हीराकुंड में। और चौथली जो अपनी बची नालको, तो ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, कोरबा में। तो इस प्रकार से इनको हम मैच कर लेंगे। अगला देखिए, एक तरफ दिया गया है फ्रेंड्स नगर और दूसरी तरफ दिया गया है नदी, मतलब कि एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ नदी है। इनको हमें मैच करना है और मैच करके हमें बताना है कि ये इसका कूट क्या सही होगा। तो अगर हम मिला लेते हैं तो कूट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खार्तूम, इसके बाद में दिया है ब्राजेवेल, रॉटरडम, पेरिस, और दूसरी तरफ है जैरे, नील, सेन, राइन। देखिए जो खार्तूम है, खार्तूम कहाँ पे, नील नदी के किनारे है। इसके बाद में देखिए अगर हम यहाँ पेरिस की बात करें तो पेरिस सीन नदी के किनारे, ये सेन जो लिखा है ये सच में सीन भी इसको बोलते हैं, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। रॉटरडम जो है फ्रेंड्स ये राइन नदी के किनारे है, और यहाँ पर जो ब्राज़ावेले है ये कहाँ पे है, जैरे। तो इस प्रकार से खार्तूम नील नदी के किनारे, ब्राज़ावेले जैरे नदी, रॉटरडम राइन नदी, और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है ये सीन नदी के किनारे पर अवस्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब जो जर्मनी है, जर्मनी में आंतरिक एक नहर है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन है वाल्गा दोन नहर, साल्ट सेंटीमारी नहर, लुडविक्स नहर और सफ़ेद सागर नहर। तो लुडविक्स जो है ये उसके अंदर है फ्रेंड्स, और ये संचार का काम करती है। अगला देखिए 2017 में सौर ऊर्जा से युक्त डिब्बों वाली पहली ट्रेन लॉन्च की गई थी, चलाई गई थी। तो यहाँ पर ये बताना है कि वो कहाँ से चलाई गई थी। तो ऑप्शन आपके पास है सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सफदरजंग रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये सफदरजंग से चलाई गई थी फ्रेंड्स। अब देखिए एक तरफ शहर दिए गए हैं और एक तरफ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसमें से अधिकांशतः पूछ भी लेता है कि कौन सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। देखिए इसमें से पहला है वन अनुसंधान संस्थान। इधर पर ऑप्शन है जोधपुर, नई दिल्ली, देहरादून, झांसी। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है देहरादून में। ठीक है, आगे जाइए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये कहाँ पे, चारागाह जो है फ्रेंड्स अनुसंधान वाला, ये है झांसी में। ठीक, फिर जाइए यहाँ पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स जोधपुर में। इसके बाद में अगर आप जाएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से आप इनको मार्क कर लीजिएगा। मतलब कि देखिएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, देहरादून में, चारा अनुसंधान कहाँ पे, झांसी में, शुष्क क्षेत्र केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, जोधपुर में। इसके बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला देखिए फ्रेंड्स, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में जो तैरते हुए सूक्ष्म कण हैं जो कि श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में चले जाते हैं, उनका साइज कितना होता है। 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, या फिर 5 माइक्रोन से कम। तो उनका 5 माइक्रोन से फ्रेंड्स उनका क्या होता है, वो जो आकार होता है वो कम होता है, तभी वो श्वसन के माध्यम से मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। तो 9 में बांटा गया है। ठीक है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की बात की गई है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ये जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात हम कहें तो
ये जो अपना पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र में चूंकि धान काफ़ी होता है, और ये जो मच्छर होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस का, जापानी बुखार का मच्छर, मस्तिष्क शोध रोग भी कहते हैं इसको। तो ये रोग इन्हीं मच्छरों से, मतलब कि जो धान के खेत होते हैं उनमें पलता है ये अधिकांशतः, और ये बच्चों के मस्तिष्क को डैमेज कर देता है, तो काफ़ी मृत्यु भी हो जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है गोरखपुर का क्षेत्र है, यहीं पर अनुसंधान केंद्र बनाने की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश में ये बात है। अगला देखिए, नीचे वक्तव्य दिया गया, मतलब कथन और कारक के हिसाब से हल करना है। तो कथन क्या दिया है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। दूसरा, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसका कथन भी सही है और कारक भी सही है, और ये जो कारक है कथन को रिप्रेजेंट भी करता है। क्यों? क्योंकि भाई जब अगर मान लीजिए मौसम सही नहीं रहेगा, तो खाद्य सुरक्षा अगर नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगा, उससे जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि लोगों के पास खाने का संकट रहेगा। तो इस प्रकार से इसका क्या है कि कथन और कारक, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है ए का सही कारण है। अब देखिए, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जैविक संगठन का सही क्रम कौन सा है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूक्षेत्र। अगला देखिए, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, और जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें से देखिए यहाँ पर जो ये तीसरा है जनसंख्या, जनसंख्या से क्या बनेगा, समुदाय, समुदाय से क्या बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, और पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा तो वो पूरे एक भूदृश्य का क्या कर लेगा, एक स्वरूप ले लेगा। तो इस प्रकार से इसका तीसरा सही आंसर होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? ऑप्शन है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जिम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में है फ्रेंड्स, इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क कहते थे। और यही हेली नेशनल पार्क फ्रेंड्स शुरू में सबसे पहले बनाया गया था। और इसी हेली नेशनल पार्क से आपको बता दें कि 1973, मतलब इससे क्या चला था, टाइगर प्रोजेक्ट चला था। तो टाइगर प्रोजेक्ट को भी यहीं से क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगला देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, ये दिया गया है, और बताना है कि सुमेलित सही कौन सा नहीं है। अब ऑप्शन है इधर देखिए आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्मल पावर स्टेशन से तो निकलती है, मतलब ये सही है, और हमें सही नहीं है उसको इंडिकेट करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है, ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है फ्रेंड्स, है ना, जो कूलिंग वाले जो भी अपने सामान रहते हैं उनसे निकलती है। तो यही सही नहीं है, इसका मतलब यही अपना आंसर हो गया। आगे और देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान से निकलती है, हाँ निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट भट्टों से निकलता है, ये भी निकलता है। तो इस प्रकार से अपना इसका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहाँ से निकलती है? कूलिंग वाले प्रोडक्ट से निकलती है, जहाँ पे हम मतलब शीतल ग्रह जो होते हैं वहाँ से निकलती है। अगला देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा है कि कितनी वर्षा होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, तीसरा है जल चक्र पर, और चौथा है तापक्रम पर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वर्षा की मात्रा है, ये किस मात्रा जो है वो किस पे निर्धारित करेगी? वायुमंडल पे नमी पर। ये तो ठीक है कि दबाव के कारण वर्षा हो जाए, लेकिन कितनी वर्षा होगी? ज़्यादा होगी तब जब वायुमंडल में क्या, नमी ज़्यादा होगी। अगर वायुमंडल में नमी कम है तो वर्षा कम होगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस,
5 जून, हाँ 5 जून को ये मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, हाँ मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, नहीं ये मनाया जाता है 31 मई को। तो अपना यही आंसर हो गया। अब और देख लेते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ये भी सही है। तो इसमें ये सही नहीं था, है ना। तो तंबाकू दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आया? मतलब जो अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे क्या परिवर्तन आता है वायुमंडलीय स्थितियों में? देखिए, पहला है ऑप्शन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। दूसरा, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। तीसरा है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है। चौथा है, वायु की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? ऑप्शन है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों से कि मतलब प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता सबसे अधिक प्रभावित होती है, या सबसे अधिक संकट में आती है। कैसे? नंबर 1 है ऑप्शन आपके पास, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। दूसरा, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से। तीसरा, जलवायु परिवर्तन से। चौथा, जल प्रदूषण से। तो यहाँ पर देखिए, जो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों का विनाश है, इससे बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो प्रभावित होती है। तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना को कहाँ से हमने लिया है? ऑप्शन है, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसमें देखिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से हमने इसको लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ब्रिटिश थे इन्होंने उत्तरी अमेरिका को जब गुलाम बनाया तो वहाँ पर इन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी, और 13 कॉलोनीज को इस हिसाब से बनाई थी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, तो राज्य हमारे इसमें इस तरह से भारत में मिले हैं कि इनको अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो यही बात की गई थी उधर, जब इन्होंने 13 ब्रिटिश मतलब वहाँ पे कॉलोनीज को क्या किया था कि औपनिवेशीकरण किया था उनका। अगला देखिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, सबके लिए ऊर्जा दशक की जो पहल है, ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, जर्मनी, विश्व बैंक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये शुरू किया गया था, सबके लिए सतत ऊर्जा, और ये 2010 में ये पहल शुरू की गई थी। और 2010 से कब ये 2020 मतलब 2020 तक के लिए ये कहा गया था कि सबको ऊर्जा की उपलब्धता करा दी जाए, बिजली उत्पादन उनको दे दिया जाता कि वो अपना ग्रोथ कर सकें। और ये एक चीज़ और आप देखते होंगे, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी संख्या है 17, तो इसके तहत भी इस सतत ऊर्जा के लिए या सबके लिए ऊर्जा की बात की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, मतलब जीवाश्म ईंधन अगर जलाते हैं तो उससे जलवायु परिवर्तन होता है। अगला है, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन से, मतलब उनके बढ़ने से। तीसरा है, सौर धधक में वृद्धि से। चौथा है, अत्यधिक वनोन्मूलन से। तो यहाँ पर देखिए, ये तो सही है, क्योंकि भाई अगर जैव ईंधन जलाएंगे तो दिक्कत होगी। दूसरा, तेल चालित अगर ये चलाते हैं तब भी दिक्कत होगी। देखिए, सौर धधक वृद्धि से, सूर्य की धधक की वृद्धि का कोई हमें ऐसा प्रमाण नहीं है कि सूर्य की धधक बढ़ रही है। तो इससे हम हटा के बाकी ये जो ऑप्शन है इसके सारे सही हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसी तरह से देखिए ऑप्शन भी दिया होगा, ये देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितना चाहिए? तो ये कितना चाहिए फ्रेंड्स? 1/10 होता है ये कोरम। इसमें देखिए वही जो ऑप्शन होगा। अब इसमें देखिए 1/6 दिया, 1/10 दिया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो कोरम है वो सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, तभी सभा बैठती है। अगला देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना जो कि कब हुई थी? 1984 में हुई थी।
ये हुई थी 2 दिसंबर की रात को, तो 2-3 दिसंबर को माना जाता है ये। 2 दिसंबर की रात 12 बजे हुई थी ये। तो इसमें से कौन सी गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन डाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसको मिक गैस भी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? मिक गैस। अगला देखिए, सूचियां दी हैं, उनको हमें मैच करना है। देखिए पहला क्या दिया है? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन। अब किस संशोधन में इसको किया गया है ना? न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो किस संशोधन में जोड़ी गई है? तो यहाँ पर देखिए दिया 61वां, 42वां, 38वां, 44वां। तो न्यायिक पुनरीक्षण को फ्रेंड्स जो शक्ति है वो दी गई है कितने से? 38 से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसको कब हटाया गया था? 44वें संशोधन में। फिर मताधिकार की जो आयु है वो 21 से 18 कर, मतलब 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी। कब ये कर दी गई थी? 61 में। ऊपर दिया था फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, 61वां संविधान संशोधन था। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष जो शब्द था, ये शब्द कब जोड़ा गया था? ये 42वें में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पारा मिनीमाता बीमारी, कैडमियम इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड आयन से अपच। तो यहाँ पर देखिए फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, ठीक है, इससे फ्लोराइड की बीमारी होती है। बाकी यहाँ पे देखिए पारा से क्या? मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये यहाँ पर सही है, यही सही नहीं है, तो अपना ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे और इनका काफ़ी अच्छे से हमने हल करने की कोशिश की है, और मेरा विश्वास है कि इनसे आपको फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए इस चैनल से और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और यदि ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए और